हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बीपीओ का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। तो यह प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, है ना, आपका यूपी जीके हुआ, कंप्यूटर हुआ, पंचायती राज और समस्त योजनाएं जो इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आप जानते हैं कि दोस्त, ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी का पद है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही बेहतरीन पद है। इसलिए इस बार हमें इसमें अपना एक पद सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम आपके लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो है आपके एज पर दी सिलेबस है और सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको कवर किया जाता है इसमें, है ना। विषयवार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा आपका पेपर में मिलेगा वैसा ही आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है ना। तो नियमित आपको हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, नियमित अभ्यास करना है और नियमित अभ्यास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर कीजिए, है ना, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इसको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है, यह किसका कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। आपका जो पंचायती राज है वो एक बड़ा भाग यहाँ पर आपका कवर होता है उसका, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना है दोस्त, एक एक क्वेश्चंस को आपको समझते हुए चलना है ना। तो ये जो कथन है, ये कथन है हमारा किसका, ये हिक्स साहब का है। किसका है? हिक्स साहब का है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ नगरों के नाम दिए गए हैं, उसके बगल में उसके कुछ निकाय दिए गए हैं, ठीक है ना। तो लखनऊ कह रहे हैं कि छावनी परिषद है, सही है। कानपुर आपका नगर निगम है, ये भी सही है। गाजियाबाद कह रहे हैं कि नगर पालिका परिषद, ठीक है। तो भाई गाजियाबाद कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, गाजियाबाद कैसा है, ये भी एक नगर निगम है। गाजियाबाद क्या है? नगर निगम है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मित्र वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तीसरा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है ना, ग्राम पंचायत का, जो कि प्रथम नागरिक कहलाता है और ग्राम पंचायत में जो भी विकास के कार्य होते हैं उसके सहयोग से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कराती है ना। आप भी सचिव बनेंगे तो आप भी प्रधान की सहायता से ही कार्य करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो उस गांव का प्रथम नागरिक होता है, सभी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत प्रधान के चयन की बात की जाती है। तो उस धारा का नाम है, पिछली बार भी मैंने बताया था, धारा है 11B। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, और हम लोग यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं दोस्त, 100 आउट ऑफ 100 एज पर द सिलेबस, है ना, सारे। और यहाँ पर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी बचे हुए दिन हैं रोज़ मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ दोस्त। तो आप रोज़ जुड़िए हमसे, मेहनत लगती है और हमारी जो मेहनत है उसके लिए आपसे एक लाइक मांगते हैं, है ना।
लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्त, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? कह रहे कि ग्राम सभा को दी गई है, ग्राम पंचायत को दी गई है, ग्राम प्रधान को दी गई है, या गांव के किसी वनवासी को दी गई है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अनुमति दी है स्व अभिशासन की अनुमति वो ग्राम सभा को दी गई है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान आपका है, ठीक है ना। तो कितना आरक्षण है मैंने आपको बताया था 33%, यानी ये होता है आपका 1/3। कितना होता है 1/3, यानी 1/3 आरक्षण की यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आप जब चयन करेंगे अपने प्रधान का तो उसके लिए आपको मत देना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। तो कह रहे कि उस वोट देने का अधिकार किस धारा में है ना। वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार आपका 9वीं जो धारा है 9 का में आपके इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर वी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का प्रावधान आपका किया गया था, ठीक है। तो ये आपका किया गया था कहाँ, कब? तो ये हुआ आपका 2009 में, है ना। 2009 में आपका 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था महिलाओं के लिए। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें आपका 33% आरक्षण का प्रावधान था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किस चीज़ का प्रयोग है दोस्त? तो ये जो प्रयोग है ये प्रयोग है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए सर 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था, ठीक है ना। तो मौर्य शासन में जो ग्राम अधिकारी होता था, जैसे आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनेंगे उसी तरीके से मौर्य जो शासन था उसमें ग्राम अधिकारी ग्रामिक को कहा जाता था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की जो स्थापना थी वो थी मेरे दोस्तों 1907 में। कब थी सर? 1907 में थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, है ना। पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कह रहे हैं कि कौन सी समिति ने की थी? उस समिति का नाम था दोस्त LM सिंघवी समिति। बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। और LM सिंघवी समिति जो है ना, इसका गठन हुआ था आपका, कब हुआ था? तो 1986 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1986 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1992 में, तो इस समय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन, पीके थुंगन समिति कौन सी समिति है? पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। पीके थुंगन समिति आपकी इसका गठन कह रहे हैं कि कब किया गया था?
तो ये जो समिति है आपकी 1989 में गठित हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1989 में इसका गठन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो समिति है इसने क्या किया था? इसने जो आपका पंचायतें हैं जो, उनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें की थीं। 13वां है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें कह रहा है कि प्राथमिक संस्था आपकी कौन सी है? तो प्राथमिक संस्था हमारी यहाँ पर हो जाएगी ग्राम सभा। ठीक है ना, ग्राम सभा होगी। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। 14वां देखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है? मतलब आपकी जो ग्राम पंचायत है वो कह रहे हैं कि किस तरीके का कार्य ये करती है ना? तो कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन, यानी सारे कार्य जो हैं वो पंचायत के अंडर में आते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? ठीक है ना, तो ग्राम पंचायतों के जो आपके समितियां हैं, है ना, ग्राम पंचायत में जो समितियों का चुनाव होता है, ठीक है ना, समितियां बनती हैं ना, उनके सदस्यों का जो चुनाव होता है, या तो आप सर्वसम्मति से उसको कर सकते हैं। मान लीजिए अपन ने एक कोई समिति बनाई, उसमें 6 लोग रखने हैं, है ना, 6 समितियां होती हैं, उसमें से आपको कुछ सदस्य रखने पड़ते हैं। जैसे एक महिला अनिवार्य है, एक SC अनिवार्य है, एक OBC है, एक ST, ऐसे करके। तो उन सदस्यों का या तो सर्वसम्मति से चुनाव होता है या हाथ उठवाकर होता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है तो वहाँ पर इसके लिए मतदान भी कराया जा सकता है। इसलिए ये सभी जो हैं यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सारे कार्य इसमें एज पर दी कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है आपकी, है ना, किस तरीके से डीलिंग हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग इन सभी पड़ाव से गुजर सकते हैं। ठीक है। चलिए 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित है। कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार, रिटर्निंग ऑफिसर राज्य निर्वाचन आयोग, सहायक निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो नियुक्तिकर्ता जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है कौन? राज्य सरकार करती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर ये आपके RO ARO उसमें बनाए जाते हैं ना, तो ये आपका जो निर्वाचन अधिकारी होता है वही इनकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है ना, इनकी नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती है, मतदान अधिकारी वगैरह की, है ना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। 17वां देखते हैं, कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? कह रहे हैं कि विधानमंडल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मित्र यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त। चलिए 18वां प्रश्न देख लीजिए, कि प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, मतलब आरक्षण तो दिया गया है, ये चीज़ आपकी फिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो माना जाएगा, लिखित भी तो होना चाहिए। तो ये आपका आर्टिकल 243 के तीसरे भाग में आपको ये मिलेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 19वां देखिए, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं आपके कहाँ, कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये आपके वर्णित हैं आर्टिकल 243 गा के 5 खा में। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है आपका, कह रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? कौन इसमें से आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? ठीक है, तो कह रहे हैं कि पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार है। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की स्थापना, पंचायतों का नियत कार्यकाल होता है ना। ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है ना, ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य इसके अंतर्गत आपका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21वां,
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? तो ये हुआ था आपका बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष? ठीक है, तो कोई ना कोई आपका पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्त। तो बहुत ही क्या बोलते कंसंट्रेशन के साथ इसको अपन को करना है। ठीक है, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार की जो स्थापना या शुरुआत थी आपकी, वो हुई थी 15 अगस्त 2003 से। कब से हुई थी? 15 अगस्त 2003 से। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? ग्राम पंचायत विकास योजना कह रहे हैं कि क्यों बनाई गई है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये सभी हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 24वां 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? ठीक है ना, कितनी धनराशि देने की सिफारिश की गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर सी, 45,000 करोड़। कितना? 45,000 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां है पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की सिंचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे है? पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की सिंचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार कह रहे हैं कि किसे है? तो ये अधिकार वित्त आयोग के पास है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? कौन रखवाता है ना? तो प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा आपका राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा राज्य वित्त आयोग अभी आपका कौन सा चल रहा? पंचम ना, 5th राज्य वित्त आयोग चल रहा है, 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन चल रहा है। यहाँ पर आपके तीसरे जो है राज्य वित्त आयोग कह रहे कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सैयद अली ताहिर रिजवी साहब। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न देखेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। आप लोग भी साथ साथ यदि आंसर देते रहें तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो बताइए आपका क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा हमारा राज्य का राज्यपाल करता है ना। किसके द्वारा गठन होता है इसका? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 29वां प्रश्न पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है ना। इसके लिए कह रहे हैं कि विधि या नियम आपके किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? तो ये जो नियम है ये राज्य का विधानमंडल बनाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन 30वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। एक क्वेश्चन आपका जन्म मृत्यु से यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? तो ये करेगा आपका राज्य सरकार करेगी। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। 31वां प्रश्न मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है। मृत्यु के जो अभिलेख हैं कह रहे कि क्या उपयोग है इसका, है ना। जैसे आपका मृत्यु का अभिलेख बोल दीजिए आपकी पीएम रिपोर्ट वगैरह हो गई, है ना, मृत्यु के अभिलेख। तो महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, है ना, जब हम उसका अभिलेख है, जो दस्तावेज है, उसको क्या बीमारी थी, क्या महामारी थी, उसके बारे में उससे व्यापक जानकारी ले सकते हैं।
चिकित्सीय अनुसंधान यानी आपका जो मेडिकल रिसर्च है उसमें भी काम में आती है, आनुवांशिक अध्ययन में भी, यानी उपरोक्त सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। 32वां, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है ना? बहुत ही शानदार चीज़ है ये डिजी लॉकर। तो कह रहे डिजी लॉकर का उद्देश्य आपका क्या है? डिजी लॉकर का उद्देश्य है भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका डीएल है और आपके पास भौतिक यानी फिजिकली रूप से आपके पास नहीं है, और इसमें यदि आपने डिजी लॉकर में इसको रख रखा है तो आपकी जब गाड़ी की कहीं चेकिंग वेकिंग होती है तो वहाँ पर आप उसको डिजिटली दिखा सकते हैं और वो आपका वैलिड माना जाएगा। क्या होगा? वहाँ पर ये आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कि इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है, यानी दोनों सही है। हमारे जो दो आपके यहाँ पर कथन दिए गए हैं दोनों करेक्ट हैं, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए कह रहे हैं किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से मंत्रालय को ये पुरस्कार मिला था 2023 का? तो ये मिला था आपका पंचायती राज मंत्रालय। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। 34वां देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका योजना में से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आने ही हैं, है ना। सभी योजनाओं को पढ़ के जाना है। एक आध दिन मैं भी एक बेहतरीन सी वीडियो बनाऊंगा, सारी योजनाओं को कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति से समझ जाइए, ज्योति मतलब लाइट से संबंधित हो गई, तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 35वां सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? तो मैंने आपको बताया था सांसद आदर्श ग्राम योजना में जितने भी चुने गए सांसद थे आपके, उस समय 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो सभी को एक एक गांव सबने क्या लिया था? गोद लिया था। किस लिए लिया था? कि हम उस गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो उस समय जन्म था आपका किसका? जयप्रकाश नारायण साहब का था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? एग्री उड़ान योजना कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है ना। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना। किसान जो हैं आपके, उनको बिजनेस स्किल्स से लैस करना, यानी उनको बिजनेस के गट्स सिखाने हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बहुत ही बेहतरीन ये योजना है और काफ़ी आपकी कारगर सिद्ध भी हुई थी। तो ये जो योजना है आपकी 1998 में प्रारंभ की गई थी, और इस योजना के तहत आपकी जो ज़मीन है उस पर आपको केसीसी मिलेगा न्यूनतम ब्याज दरों पर। जो पहले किसान जमींदारों के चक्कर में फंस जाते थे, बड़े बड़े सेठों के चक्कर में फंस जाते थे और जीवन भर उनका ब्याज नहीं चुका पाते थे, ऐसे में सरकार के द्वारा न्यूनतम ब्याज दर मतलब 7-8% ब्याज दर आपको सालाना के साथ बैंक आपकी खेती के लिए आपको ऋण मुहैया कराती है ना। बहुत ही इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी इससे हुआ है, ठीक है। तो ये 1998 में ये क्रांतिकारी योजना लॉन्च हुई थी। चलिए 39 है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी तो ये सितंबर 2001 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? सितंबर 2001 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी कह रहे हैं कि कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्त 1976 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक।
ठीक सर। चलिए 41, सामान्यतः एक सीएससी कितने गाँव को कवर करता है? एक सीएससी कितने गाँव को कवर करता है ना? तो सीएससी आपका कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है वो सामान्यतः एक सीएससी आपके 6 गाँव को कवर करता है। कितने विलेज? इसमें 6 विलेज कवर किए जाते हैं दोस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 42, सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, आप चाहते हैं कि मैं भी सीएससी में अपना एक सेंटर खोलूं, तो उसके लिए आपको क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, जी हाँ। उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यानी चारों जो 3 ऊपर के विकल्प हैं वो सभी सही हैं, तो हमारा उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक सर। चलिए 43, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? मान लीजिए आपको किसी योजना का लाभ लेना है, तो उसके लिए आपको दस्तावेज यानी आवेदन पत्र देना है, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे पंचायत के सचिवालय में। ग्राम पंचायत में आप चाह रहे हैं कि हमें मनरेगा का कार्य करना है ना, मनरेगा के तहत आपको काम की मांग करनी है, तो उसके लिए आपको आवेदन वहीं से मिलेगा ग्राम पंचायत से, और आपको वो आवेदन भर के वहाँ देना होगा। 15 दिन के अंदर आपको आपकी ही पंचायत में आपके लिए काम उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए 44, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है ना? तो अभी पता ही है सबको 2022 में ये आई थी पंचायत सहायक की नियुक्तियां हुई थी प्रत्येक ग्राम पंचायत में, है ना। पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर करके आपकी एक भर्ती आई थी, है ना, संविदा बेस भर्ती है। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बहुत ही मतलब एक प्रकार से ये कहिए कि 6000 में यहाँ पर युवा अपनी जवानी झोंक रहे हैं दोस्त, है ना। अपना जो जवानी का जोश है और पढ़ने की एक जो पॉजिटिविटी होती है वो यहाँ पर सरकार ख़त्म करवा रही है। ये संविदा वाली जो संविदा का कीड़ा होता है ना दोस्त, बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ से व्यक्ति किसी काम का नहीं बचता है, आगे चल के सिर्फ उसके हाथ में पछतावा ही रहता है, वो पछताता है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहे कि किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है? पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, 10% होता है। हालांकि अब जो शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं वो टोटली पंचायत की निधि से बना दिए जाते हैं, है ना। किससे बना दिए जाते हैं? टोटल पंचायत की निधि से ही उसको बनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10%। 46 है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योजना ये सिद्ध हुई है। खासकर आपका जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम पे तो ये एक जीवनदायिनी योजना रही है, जीवनदायिनी योजना रही है लोगों के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि इससे क्या क्या कार्य हुए हैं? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, है ना, रोजगार का सृजन और उपरोक्त सभी। यानी डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। व्यक्ति को आपके गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो गया, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी सहायक होती है ना। महिलाएं इसमें सबसे अधिक मजदूरी करने जाती हैं, है ना। चलिए 47 है, सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी आवश्यकता होती है, किस चीज़ की होती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, यानी उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 23-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था, है ना। इसमें आपकी 23-24 में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो ये था आपका 60,000 करोड़, है ना। 60,000 करोड़ आपका बजट यहाँ पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। ठीक है। और वर्तमान समय में आपका 25-26 के लिए जो मनरेगा के लिए बजट आवंटित किया गया है, इसमें मिला है आपको 86,000 करोड़। कितने सीआर मिला है? 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आपका यहाँ पर किया गया है। ठीक है सर। चलिए
49, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आपका नया नाम क्या है? तो आपका ये योजना है, इसको अब नए नाम से हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, NRLM। ठीक है। 50वां है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाता है? दूसरा जो चरण है आपका, कह रहे कि किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाता है, तो ये जो है अभी आपका जस्ट ख़त्म ही होने वाला है। 2020-21 से लेके आपका 24-25 तक आपका ये दूसरा चरण लागू किया जाता है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 51, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में संचालित किया जा रहा है? ठीक है ना, क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में संचालित आपका ये हो रहा है? तो दोस्त ये आपका 39 ज़िलों में हो रहा है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 52, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 15 अगस्त 2023 तक का है ये डाटा, है ना, चूँकि पुराना है। तो राइट आंसर इसका है हमारा 50,000 जलाशयों का लक्ष्य रखा गया है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन आपका किस वर्ष किया गया था दोस्त? तो ये हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रोज़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आता हूँ 8 बजे, आप लोग जुड़ना ना भूलें, है ना, और लीजिए बेहतरीन से सेशन का आनंद लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ, है ना, मिलके चलेंगे दोस्त, तो कोई भी मंजिल हो फतह कर ही जाएंगे, है ना। बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। पढ़ाओ अपना क्या है, पढ़ाओ तो केवल नौकरी हासिल करना है, बीच में रुको तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? कौन सी इसमें से आपकी नाबार्ड समर्थित योजना है? तो नाबार्ड से आपकी जो योजना चलाई जा रही है वो प्रियदर्शनी योजना है। कौन सी है दोस्त? प्रियदर्शनी योजना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना, ठीक, तो इसका संबंध है आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको क्या करना? विद्युत उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? विद्युत उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 56, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित हो रही है? आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सबसे अधिक कारगर हो रही है? तो सबसे अधिक जो योजना कारगर हो रही है उसका नाम है आत्मनिर्भर ग्राम योजना। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 57, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में है? ठीक है, तो ग्राम स्वराज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों को आपका फंड उपलब्ध कराया जाता है, कह रहे कि उसका पैटर्न किस तरीके का है ना। तो इसमें राज्यों का घटक और केंद्र का घटक क्या है? तो यहाँ पर जो पैटर्न चलता है दोस्त वो 60-40 का रेशियो रहता है। 60% आपका राज्यों से प्राप्त होगा और 40% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 58, गाँव के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। सड़कों के किनारों पर पौधरोपण, सामाजिक वानिकी, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। 59, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है क्या है? ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ग्रामीण विकास का मतलब होगा आपका सामाजिक विकास होगा,
राजनीतिक विकास भी होना चाहिए, साथ साथ आपका सांस्कृतिक विकास है। मतलब सभी को मिलाकर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास, सामूहिक रूप से इन सभी चीज़ों का विकास होगा तो आपका ग्रामीण विकास होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60वां प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, कब किया गया था ये? तो ये जो वेबिनार हुआ था आपका दिसंबर 2021 में हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रीय वेबिनार ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 61 है, कह रहे समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं? देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं? तो ये आपके 250 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं दोस्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब हम ग्राम समाज, आपका जो पंचायती राज और योजनाओं वाला पोर्शन है उसके अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। यहाँ से हमारा, है ना, 65 आपके क्वेश्चन से आते हैं। इसके बाद हम 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के लगाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके इसके यूपीजी के लगाएंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला दोस्त, कहीं मत जाइएगा। चलिए मेरे साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ये ग्राम पंचायत का परिवार रजिस्टर। तो इसका जो संशोधन करने का काम है या इसका रखरखाव का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रजिस्टर होता है ग्राम पंचायत अधिकारी के पास, है ना, बीपीओ के पास होता है। बीपीओ हो या आपका वीडीओ हो, है ना, ये दोनों लोग समान ही हैं, केवल विभाग का अंतर है। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है ना। संविधान के तहत ये पूछा गया है, तो जन्म एवं मृत्यु जो है वो आपका राज्य सूची का विषय हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 64 क्वेश्चन होगा कि गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है। तो कौन करता है ये लागू? जब ग्राम पंचायत में योजनाएं आती हैं तो भाई साहब ये सचिव महोदय का कार्य होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 65वां, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? मिशन अंत्योदय आपका किससे संबंधित है? तो ये जो है वो आपका ग्रामीण मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपका पंचायती राज समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे बेहतरीन से क्वेश्चंस किसके? कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है, कह रहे हैं कि किस पर आधारित थी? तो दूसरी पीढ़ी हमारी आधारित थी काय पे? ये थी आपकी ट्रांजिस्टर्स पे। दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर्स आपके आ गए थे। ठीक है ना। चलिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है। तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। 68वां प्रश्न देखते हैं। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बताइए कौन होगा इसका? सही जवाब दीजिए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा विजय भाटकर साहब। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। 69वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर आपके उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके कैसे कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं दोस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमान एजेंट डॉट डॉट के माध्यम से महसूस करते हैं और डॉट डॉट के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, है ना। काय के माध्यम से आपके ये महसूस करते हैं, है ना, और किस माध्यम से ये कार्रवाई करते हैं? तो सेंसर्स जो होते हैं उनके माध्यम से ये महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से आपका कार्रवाई करते हैं। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है सर। चलिए सर 71वां देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म है। LISP का सही फुल फॉर्म आपका क्या होता है? LISP का सही फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है दोस्त? लिस्ट प्रोसेसिंग। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए 72, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। कौन? डॉट डॉट मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? क्लाउड बेस्ड को माना जा सकता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 73। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्या सम्मिलित नहीं करती है ये, है ना? तो ये आपका वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्त। 74, बैंकिंग शब्दावली में पिन PIN पिन होता ना, कह रहे इसका संक्षिप्त रूप आपका क्या होगा? फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है ना? तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिन का क्या होता है फुल फॉर्म? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। डी जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। 75वां प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? IECT शब्द का आपका अर्थ क्या है? पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, है ना? इंफॉर्मेशन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया 76, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने के लिए जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्सर। राइट आंसर होगा वी वाला। 77वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? CRM का पूर्ण रूप यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। चलिए 78, डॉट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डॉट डॉट को सम्मिलित नहीं करते हैं। डॉट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, है ना? तो वर्ड डॉक्यूमेंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः आपके को सम्मिलित नहीं करते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? कौन सा विकल्प आपका कह रहे लाइनक्स, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 और C++। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। C++ आपकी ये लैंग्वेज है। क्या है? ये लैंग्वेज है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो यही हमारा डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न आपका कंप्यूटर का है। प्रोसेस डाटा को डॉट के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस जो डाटा होता है, कह रहे हैं कि इसको किस के रूप में जानते हैं? तो ये आपका इन्फॉर्मेशन या जानकारी के रूप में इसको जाना जाता है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए सर, यहाँ से आपके बेहतरीन से क्वेश्चंस आएंगे UPG के बहुत ही महत्वपूर्ण से, बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही आपका इंटरेस्टिंग भी, है ना। क्वेश्चन 81वां कह रहा है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? बताइए सर किसके द्वारा की गई थी? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना तो इसकी जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, ये शिव प्रसाद गुप्ता साहब ने की थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। किसने करी थी? शिव प्रसाद गुप्ता जी ने करी थी इसकी स्थापना। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दूं कि कभी कभी और भी पूछा जाता है ना। तो इस जो संस्थान की स्थापना हुई थी ये आपकी 10 फरवरी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 में हुई थी। और इसका जो उद्घाटन था इन्होंने किसके द्वारा किया था? तो इनका उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। बाद में इस संस्था का नाम बदलकर किया गया था 1995 में आपका किया गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में
किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस जनपद में जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है हमारा यहाँ पर, वो है वाराणसी। कौन सा होगा दोस्त? वाराणसी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। किस चीज़ के लिए ये आपकी यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी? तो सबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, ये हुई थी आपकी किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए, है ना। गरीबी ना लगा देना, क्योंकि आपको लगेगा कि सबरी संकल्प यानी ये आदिवासियों के कल्याण के लिए, यानी उनकी गरीबी को हटाने के लिए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो सबरी संकल्प योजना आपकी कुपोषण के लिए थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है आपका किस चीज़ से संबंधित है? राज्य पोषण मिशन। ठीक है, तो राज्य पोषण मिशन संबंधित है हमारा कुपोषण से होगा दोस्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है आपका? तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसका सदस्य है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो आपके 5 हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और ये मध्य वाला। ठीक है ना सॉरी, मध्य में हमारा उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, साथ ही उत्तराखंड आएगा और छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, चलिए 86 है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये हुई थी सर 1972 में हुई थी। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 87 उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की जो कढ़ाई शैली है आपकी, कह रहे हैं कि कौन सी कढ़ाई शैली है जिसके लिए हम लोग विश्व प्रसिद्ध हैं, बताइए। तो ये कढ़ाई शैली है आपकी चिकनकारी जिसको कहते हैं, ये लखनऊ की फेमस है। ठीक है ना, लखनऊ में ये फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है आपका? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कह रहे कि चरकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला है, कठपुतली नृत्य आपका ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आपका राजस्थान से होगा। कहाँ पर? राजस्थान से संबंधित होगा, है ना, वहाँ के लोग ज़्यादा दिखाते हैं। 89 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कह रहे चैती क्या है? तो चैती एक आपका मौसमी गीत है ना, चैत के समय में गाया जाता है, चैत्र के माह। चैती आपका मौसमी गीत हो जाएगा। कजरी आपका कैसा होगा? तो कजरी ये विवाह एवं मौसमी गीत ये है। रसिया जो है आपका ये ब्रज का है लोकगीत, और सोहर है आपके संस्कार गीत। सॉरी भाई, सोहर क्या है? संस्कार गीत। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा? पहले ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए 90वां क्वेश्चन। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। घोषिताराम जहाँ पर बुद्ध जो हैं, बुद्ध भगवान कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये आपका कौशाम्बी में। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। 91 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? कह रहे कि रोपड़ होगा, मांडा होगा, वनवाली होगा या हुलास होगा। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर डी, हुलास। 92 जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ नाम दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को। मतलब कम कॉस्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसी बसेस शुरू किए गए हैं उनको जनरथ का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? जनरथ का नाम दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93 में। 93 है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी में पाया जाएगा, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में या हमीरपुर में? बताइए। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है,
तो यूरेनियम जो आपका पाया जाता है वो ललितपुर जनपद में इसके पाए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूरेनियम आपका है ना। भू सर्वेक्षण में ऐसा पता चला है। 94, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, है ना। कालीन भैया बदोई, बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग कह रहे शाहजहाँपुर, और चिकन उद्योग लखनऊ। चूड़ी उद्योग आपका शाहजहाँपुर में नहीं है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। सी कैसा हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। 95 की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक विकास दर, उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब करी थी? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की थी? तो ये की थी दोस्त आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र आपका कौन सा होगा? तो मध्य होगा आपका, है ना। आपका जो सेंटर वाला क्षेत्र है वही होगा। चलिए भैया 97, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को बनाया गया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए, है ना। तो किस उपागम को बनाया गया है? ये बनाया है आपका समग्रता उपागम। डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 98, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कह रहे कि नहर है, तालाब है, नलकूप है या कुआं है? तो सबसे अधिक जो स्रोत है वो है आपका नलकूप। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। 99, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो धान, मक्का और गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन दोस्त, 100वां प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है तो लखनऊ में आपका, लखनऊ जो जनपद है, मलिहाबाद यहाँ पर आमों के लिए काफ़ी फेमस है दोस्त। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस थे। बहुत मेहनत लगती है साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।